हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का सेकेंड यूनिट, दैट इज काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स डिस्कशन करने से पहले बच्चों हम एक टर्म डिफाइन करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स बच्चों क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ science which deal with the objects in motion। ठीक है, जैसे बच्चों साइंस की बहुत ब्रांचेस हैं। साइंस के अंदर केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आता है, मैथमेटिक्स आता है, बायोलॉजी आती है, और फर्दर फिर फिजिक्स के अंदर हमारे पास काफ़ी ब्रांचेस हैं। जैसे हम मैकेनिक्स डिस्कशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, मैग्नेटिज्म है, थर्मोडायनामिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है। ठीक है, तो मैकेनिक्स बच्चों कौन सी ब्रांच है साइंस की? अगर हमने कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स की कोई स्टडी करनी है तो वो किसके अंडर आता है बच्चों? वो मैकेनिक्स के अंडर आता है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द ऑब्जेक्ट्स इन द मोशन। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो मोशन में है तो उसकी जब हम स्टडी कर रहे हैं वो किसके अंडर आता है बच्चों? दैट इज अंडर द मैकेनिक्स। ठीक है, जैसे सपोज बच्चों कोई सड़क पे कार जा रही है या कोई पर्सन जा रहा है, हमने उसकी कोई वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, उसका एक्सेलरेशन देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिक्स को बच्चों हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक्स, सेकंड इज काइनेमैटिक्स एंड थर्ड इज डायनामिक्स। ठीक है, सो वी हैव 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मैकेनिक्स। फर्स्ट बच्चों स्टैटिस्टिक्स है, सेकंड इज काइनेमैटिक्स एंड थर्ड इज डायनामिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स का बच्चों नाम से पता चल रहा है, स्टैटिक मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है, और काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स दोनों मोशन के साथ रिलेटेड है। स्टैटिक बच्चों रेस्ट के साथ रिलेटेड है। ठीक है, सो ये क्या है? अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। अब ये स्टैटिक किसके अंदर आता है बच्चों? ये मैकेनिक्स के अंदर आता है, तो इसलिए हमने लिख दिया अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which, या ऐसे लिख देते हैं, which deal with the study of objects at rest। ठीक है, तो बच्चों स्टैटिक्स हमारा मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच है, जिसमें बच्चों हम क्या करेंगे? इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो किस पोजीशन में है बच्चों? दे आर इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, रेस्ट में अगर कोई बॉडी पड़ी है बच्चों तो उसकी मोशन या उसकी मैकेनिक्स किस तरह की होगी, दैट वी हैव टू डिस्कस। क्लियर? सेकंड बच्चों है हमारा कंपोनेंट, दैट इज काइनेमैटिक्स। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deal with the study of objects in motion। ठीक है, इसमें भी बच्चों हम क्या करते हैं? दैट इज अगेन द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट कौन से ऑब्जेक्ट्स? इसमें तो बच्चों हमारे ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे थे, बट इसमें ऑब्जेक्ट हमारे क्या है? मोशन में है। ठीक है, और एक कंडीशन इसमें बच्चों और है, बाय नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन the cause
ऑफ मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट मोशन में तो है, बट हमें उसकी मोशन का जो कारण है, उसका कॉज है, वो हमें नहीं पता और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं पता करने की, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी मोशन स्टडी करनी है, ठीक है, और उसके लिए जो भी कारण है हमें उसमें नहीं जाना, ठीक है बच्चों। और डायनामिक्स की केस में क्या है बच्चों, वी हैव द सेम डेफिनेशन, बट उसमें बस थोड़ा सा फर्क है जिसमें मैं लिख के बताता हूँ। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deal with the objects in motion, ठीक है, by considering the cause of motion। इसमें बच्चों हमें अगेन ऑब्जेक्ट्स की मोशन स्टडी करनी है, बट हमें उस मोशन का जो कॉज है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास ये 3 ब्रांचेस हैं बच्चों मैकेनिक्स के अंदर। स्टैटिक में जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में होगा, काइनेमेटिक्स में बच्चों ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और हमें उसका रीज़न नहीं पता होगा कि उसकी मोशन किस वजह से है, मतलब और उसका कॉज क्या है मोशन का, वो हमें उसको नहीं कंसीडर करना, ठीक है। और डायनामिक्स के केस में बच्चों हमें उसका जो रीज़न है वो भी हमें पता होगा, क्लियर। एंड द ऑब्जेक्ट इज अगेन इन द मोशन, ठीक है। और हमारे इस चैप्टर में बच्चों हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, क्लियर। तो देखते हैं बच्चों क्या है ये काइनेमेटिक्स। डिस्कस करने से पहले बच्चों हम 2 टर्म्स डिफाइन करेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज रेस्ट एंड सेकेंड इज मोशन, क्लियर। सो पहले बच्चों हम रेस्ट डिफाइन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, if its position is not changing with respect to time, क्लियर। तो बच्चों हमारे पास रेस्ट क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम रेस्ट में बोल सकते हैं अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना करे, क्लियर। और मोशन में बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट कब होगा, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in the motion, if its position is changing with respect to बच्चों time। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बच्चों, ये हमारे पास मेन चीज है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बच्चों इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बट अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ बच्चों चेंज हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाऊं, जैसे ये अपनी पोजीशन पे खड़ा है, तो अब अगर मैं यहाँ पे टाइम नोट करना स्टार्ट कर दूं, सपोज मैं 9 बजे ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट कर दूं, 9 बजे इसकी जो पोजीशन है, 9:05 पे भी इसकी पोजीशन सेम रहेगी क्योंकि ये तो हिल नहीं रहा। इट मीन्स दैट this board is not changing its position with respect to the time, then it is called as in the state of rest, ठीक है। और अगर हम बच्चों बात करें in the motion, सपोज मेरे पास ये चौक है, 9 बजे मैंने इसकी ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया एंड इट इज़ मूविंग लाइक दिस, तो इसका पोजीशन बच्चों क्या है आपको दिख रहा होगा, इसकी पोजीशन टाइम के साथ बच्चों क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चौक मेरा इन द मोशन है, ठीक है। तो सिंपल मेथड ये हुआ, अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है
तो वो मोशन में है, अगर पोजीशन के साथ जो अगर बच्चों टाइम के साथ जो है पोजीशन चेंज नहीं कर रही देन वो रेस्ट में है। ठीक है, तो अगर बच्चों हम बात करें मोशन कितने तरह की होती है, तो उसको भी हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। मोशन इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। क्लियर? फर्स्ट इज a rectilinear motion। ठीक है जी। सेकंड बच्चों है हमारी सर्कुलेटरी मोशन, एंड थर्ड बच्चों है हमारी ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन का बच्चों मतलब क्या है? अगर हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। देखो उसके नाम में बच्चों क्या आ रहा है? लीनियर। लीनियर का मतलब है दैट मोशन इज इन द स्ट्रेट लाइन। क्लियर? सर्कुलेटरी मतलब उसके केस में बच्चों सर्कल आ रहा है, तो मोशन क्या होगी बच्चों? अगर हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड इस तरह मूव कर रहा है तो उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन में बच्चों क्या आ रहा है? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन में है, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं बच्चों। एन ऑब्जेक्ट, यहां से लिखते हैं बच्चों, इफ the point object is moving along a straight line then the motion is a rectilinear motion। तो मोशन बच्चों किस तरह की होगी? रेक्टिलिनियर मोशन होगी। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन में चलते हैं उनकी मोशन बच्चों क्या है? हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है, इसमें बच्चों एक टर्म हमारे पास और आती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अगर तो बच्चों हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? दैट इज दी पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर तो मूविंग ऑब्जेक्ट पॉइंट है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बच्चों, तो उसकी मोशन को हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अगर हमारा मूविंग पार्टिकल क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, रेक्टिलिनियर मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन बच्चों कब बोलेंगे? अगर हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है? इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और मूविंग ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ बॉडी। ठीक है, जैसे हमारा ये चौक है बच्चों, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट इज अ बॉडी, इट कंसिस्ट सो मेनी पॉइंट्स। ठीक है, अगर हमारा ये चौक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसकी मोशन को बच्चों हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, एंड सेकेंड बच्चों हमारा क्या है? सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन बच्चों हमें नाम से ही पता चल रहा है, जैसे इसमें मोशन किस तरह की होगी बच्चों? इन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, सपोज हमारे पास ये कोई पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट इसके अराउंड इस तरह से बच्चों सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी मोशन को बच्चों हम क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी बच्चों मैं लिख देता हूं। इफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a circular path around
a fixed point, around a fixed point, then the motion is उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे फिर, सर्कुलेटरी मोशन. then the motion is सर्कुलेटरी मोशन. ठीक है, मैंने जैसे डायग्राम में भी बनाया बच्चों, एक हमारा कोई फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड हमारा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है एंड दैट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, और वो किस फॉर्म में चल रहा है बच्चों, फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, घूम रहा है, चल रहा है, तो उसकी मोशन को बच्चों हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द सर्कुलेटरी मोशन. ठीक है, इसी में बच्चों अगर हमारा ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें तो मैंने लिख दिया दैट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज अ बॉडी, तो उसकी बच्चों मोशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रोटेटरी मोशन. So what is the difference between the circulatory motion and the rotatory motion? In case of point object, we call it as circulatory motion. But if the moving object is not point, it is like a body, then it is called as the rotatory motion. ठीक है बच्चों? And the next one is oscillatory motion. Oscillatory मतलब to and fro motion about a fixed point. ठीक है? If the point object is moving to and fro repeatedly about a fixed point, then the motion is ऑसिलेटरी मोशन. तो उस मोशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, जैसे आप बच्चों क्या करो, एक सिंपल सी एग्जांपल है मेरे पास, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई मास है फिक्स, दैट इज रिजिड ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसके साथ बच्चों हमने क्या किया, एक स्प्रिंग को इस तरह से बांध लिया. ठीक है, उसके साथ हमने एक छोटा सा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रख लिया इस तरह से. ये इसकी क्या है बच्चों, दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द ऑब्जेक्ट. अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया. ठीक है, अगर बच्चों हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इस तरफ लेके जाएंगे तो इस स्प्रिंग के अंदर, इस मटेरियल के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी. Due to the restoring force, this object will have to and fro motion about this fixed point O. Therefore, the motion of this object is called as the oscillatory motion. Is that clear? और इस मोशन को बच्चों हम वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हैं. कब बोल सकते हैं? Oscillatory motion is also called as vibratory motion if the amplitude of the oscillations is very small. Clear? तो एम्पलीट्यूड बच्चों कैसे लिखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं इसमें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई रिजिड स्पोर्ट है, दैट इज द रिजिड स्पोर्ट. ठीक है, हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या था, स्प्रिंग था, उसके साथ कुछ ऑब्जेक्ट हमने लगा लिया एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन विच इज एट द पॉइंट ओ. नेक्स्ट केस में बच्चों हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, स्प्रिंग को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया. क्लियर? दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. हमने स्प्रिंग को थोड़ा सा बच्चों खींच लिया. ठीक है, जब स्प्रिंग को बच्चों हम एक्स डिस्प्लेसमेंट दे देंगे तो इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आ जाएगी विच इज कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, इस फोर्स का बच्चों काम क्या होगा, ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को अंदर को लेके जाने की कोशिश करेगी एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द रीस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, और जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को बच्चों यहां से छोड़ेंगे
तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से ऑसिलेशंस करेगा। किसके अराउंड बच्चों? अराउंड दिस पॉइंट O। क्लियर? एंड O पॉइंट से ऑब्जेक्ट कितनी दूर राइट साइड में जा रहा है और कितनी दूर लेफ्ट साइड में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस। क्लियर? तो जैसे बच्चों हमने क्या किया, हमने इसको इतनी दूर से छोड़ दिया, तो ये बच्चों क्या हो गया, दिस इज व्हाट एम्पलीट्यूड फॉर ऑसिलेशंस। ठीक है बच्चों? और अगर ये एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस इज वेरी स्मॉल, देन द मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है बच्चों? इसमें एक चीज हम और पढ़ेंगे, आपने छोटी क्लासेस में शायद सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन that also comes under oscillatory motion। ठीक है? All those oscillatory motions are called as in the simple harmonic motion if force is directly proportional to displacement। कौन सी फोर्स बच्चों? रीस्टोरिंग फोर्स। This restoring force is responsible for the oscillations in the object and अगर वो restoring force बच्चों displacement के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्मुलेशन है, और इसको बच्चों हम एक लॉ के साथ भी पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ। दैट इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ। ठीक है? ज़्यादा डिटेल बच्चों हम इसके क्लास 11th के लास्ट यूनिट में करेंगे और वाइब्रेशंस वाले चैप्टर में। ठीक है? बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऑसिलेटरी मोशन बच्चों ब्रॉड टर्म है। अगर ऑसिलेशंस का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो जाए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? वाइब्रेटरी मोशन बोल सकते हैं। और इसकी ही एक कैटेगरी है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगी? अगर हमारी रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखें, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब F, डिस्प्लेसमेंट मतलब X, तो अगर हमारी ऑसिलेशंस इस लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो वो मोशन क्या होगी बच्चों? दैट इज इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है? तो इसके बाद बच्चों देखते हैं हम क्या है हमारे पास। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम डिफाइन करेंगे, हमारे पास एक टर्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बच्चों हम समझने से पहले एक बड़ी ही सिंपल एक चीज समझते हैं। अभी हमने बोला मोशन हम क्या चीज है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन अगर उसकी पोजीशन इज चेंजिंग, किसके विद रिस्पेक्ट टू बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है? हमने अभी अभी डेफिनेशन की, कोई ऑब्जेक्ट उसको हम मोशन में तब बोल सकते हैं अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ बच्चों क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने किसी चीज की मोशन स्टडी करनी है तो हमें दो चीजों की स्टडी करनी पड़ेगी। फर्स्ट इज पोजीशन एंड सेकंड इज टाइम। ठीक है? अगर सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को टाइम के विद रिस्पेक्ट टू उसकी पोजीशन बच्चों नोट कर लें तो हम उसकी मोशन आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? टाइम को फाइंड आउट करना या टाइम को मेजर करना हमारे पास एक बड़ी सिंपल चीज़ है बच्चों। हम कोई वॉच यूज़ कर लेंगे या कोई क्लॉक यूज़ कर लेंगे। ठीक है? सो टाइम के बारे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट नोट करनी है बच्चों तो हमें एक चीज़ चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैंने क्या बोला, हमने क्या स्टडी करनी है बच्चों? मोशन। किसकी मोशन स्टडी करनी है? ऑब्जेक्ट की।
ऑब्जेक्ट की मोशन हम स्टडी कर सकते हैं अगर हमें पोजीशन का टाइम के साथ वेरिएशन पता चल जाए। अगर हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या चाहिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। अगर हमें टाइम मेजर करना है तो हमें बच्चों क्या चाहिए, या तो कोई स्टॉपवॉच चाहिए या हमें कोई क्लॉक चाहिए। ठीक है, स्टॉपवॉच और क्लॉक के बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम टाइम आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है पोजीशन। पोजीशन चेक करने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने मोशन स्टडी करनी है तो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए और दूसरा हमें एक क्लॉक चाहिए। तो इन दोनों का जो सिस्टम बनेगा उसको बच्चों क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मतलब क्या हुआ, अगर हमें किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन स्टडी करनी है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्लॉक, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बच्चों, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, अ कोऑर्डिनेट system attached with a clock attached to the observer is called as फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को अगर हमने स्टडी करना है तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए और उसके साथ हमें क्या लगा हो, एक क्लॉक लगा हो। और ये दोनों किसके विद रिस्पेक्ट टू हो, ये दोनों चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू बच्चों क्या हो, ऑब्जर्वर। जो बंदा रीडिंग ले रहा है, जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्लॉक उसके ही विद रिस्पेक्ट टू होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, कि कैसे हमने यहाँ पे बोल दिया कि वो अटैच्ड विद द ऑब्जर्वर होने चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों हमारे पास सपोज दो स्टूडेंट हैं, ये कोई प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर एक स्टूडेंट पी खड़ा है। ठीक है, और यहाँ से बच्चों कोई ट्रेन जा रही है जिसके अंदर दो स्टूडेंट ए एंड बी बैठे हैं, और ये ट्रेन बच्चों क्या है, ट्रेन इज मूविंग। ठीक है, ये एक ट्रेन है बच्चों, ये मूव चल रही है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्टूडेंट पी खड़ा है। ठीक है, अगर हम देखें मोशन ऑफ बी, हमने बच्चों क्या देखना है, मोशन ऑफ बी स्टूडेंट की हमने मोशन डिस्कस करनी है। ठीक है, अगर बच्चों बी को हम ऑब्जर्व करें विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, ये दोनों स्टूडेंट कहाँ बैठे हैं, बोथ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द ट्रेन एंड द ट्रेन इज मूविंग। अगर ट्रेन मूव कर रही है बच्चों तो ए स्टूडेंट भी उतनी ही स्पीड से मूव कर रहा है, बी भी उतनी ही स्पीड से मूव कर रहा है, बट ए स्टूडेंट को लगेगा that B is not changing its position with respect to time. A के अकॉर्डिंग B अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। क्लियर? इट मीन्स दैट for A student B is at rest। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट नंबर ए के लिए बी स्टूडेंट क्या है हमारा बच्चों, रेस्ट में है। और अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट नंबर बी, तो थोड़े टाइम बाद बच्चों ट्रेन यहाँ से चल के आगे शिफ्ट हो जाएगी। स्टूडेंट ए पहले यहाँ बैठा था, अब उसकी पोजीशन ये वाली है। बी स्टूडेंट पहले यहाँ था, उसकी पोजीशन अब यहाँ पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब ऑब्जर्वर पी है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है। ठीक है, उसने क्या देखा, पहले बी स्टूडेंट उसके बिल्कुल सामने की तरफ दिख रहा था,
एंड थोड़े टाइम बाद ट्रेन मूव करके आगे चलेगी एंड बी की पोजीशन भी उससे थोड़ा सा आगे हो गई। इसका मतलब बी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर द ऑब्जर्वर पी। तो पी ऑब्जर्वर को क्या लगेगा बच्चों, दिस बी ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो मैं लिखता हूं बच्चों, फॉर ऑब्जर्वर पी स्टूडेंट बी इज मूविंग। क्लियर? तो अगर बच्चों हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करनी है तो हमें देखना है कि ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पे है। अगर हम ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ए के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं पी के अकॉर्डिंग तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहाँ पे अटैच कर देंगे, पी के ऊपर अटैच कर देंगे। क्लियर? क्योंकि हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीज़ें हमें डिफरेंट नजर आएंगी। क्लियर? जैसे ए के ऊपर अगर हम ऑब्जर्वेशन ले तो उसको बी रेस्ट पे नजर आ रहा है और पी के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्वेशन ले तो उसको ऑब्जेक्ट मोशन में नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास कितने तरह के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इससे पहले बच्चों हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। अभी बच्चों हमने देखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज व्हाट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड विद अ क्लॉक। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों क्या है, इट इज द सेट ऑफ 3 mutually perpendicular axes, used to observe the position of an object। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों क्या है, इट इज द सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस और इनका काम क्या है बच्चों, दे आर यूज्ड टू ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं, सबसे सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों जो आपने डिस्कस किया अपनी लोअर क्लासेस में, दैट इज 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, आपने ग्राफ तो बच्चों किया है, एक्स वाई ग्राफ, छोटी क्लासेस में हम ग्राफ डिस्कस करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट होता है एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th तक जो हम ऑब्जर्वेशंस लेते थे मोस्टली दे आर इन द 2 डायमेंशंस, बट आज हम बात करेंगे इन द 3 डायमेंशन। ठीक है, अगर बच्चों हमारे पास ये 2 डायमेंशन की 2 सेट कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, सिमिलरली अगर हम बात करें बच्चों तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, दैट इज द एक्स वाई एंड दैट इज जेड। ठीक है, अब ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। अगर हमने ग्राफ के ऊपर कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करनी है, कोई भी पोजीशन ऑब्जर्व करनी है, तो हमें बच्चों 2 चीज़ें चाहिए, एक्स एंड वाई। आपको ज़्यादा चीज़ें लोअर क्लास में ये आपने पढ़ा है, आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ भी हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यू सपोज ऐसा है 2 3, इट मीन्स हम अलोंग एक्स एक्सिस ओरिजिन से कितना दूर है बच्चों, 2, और अलोंग वाई एक्सिस हम ओरिजिन से बच्चों कितना दूर है, दैट इज 3। देयरफॉर दिस पॉइंट इज हाउ मच, दिस इज 2 3, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू बच्चों 3। एंड आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट P, यहाँ पे सपोज ये 9 बजे था और 9:15 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया टू अ न्यू पॉइंट व्हिच इज Q। लेट द
कोऑर्डिनेट्स आर 3, 4. ठीक है. Object is now shifting from the point P to the point Q in these 15 minutes, and now the value for x is 3 and the value of y is 4. So this is what? This is two-dimensional coordinate system. Dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये बच्चों आपने कहाँ पे पढ़ा है? क्लास 10th तक आप जो भी ग्राफ डिस्कस करते थे, दैट इज व्हाट? दैट इज दी टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब हम बात करेंगे फॉर द थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. जैसे टू डिमेंशन में हमें टू वेरिएबल्स चाहिए x एंड y, सिमिलरली अब हमें बच्चों क्या चाहिए? हमें तीन चीज़ें चाहिए. सपोज हमें यहाँ पे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है P, तो हमें तीन चीज़ें चाहिए x, y, z. ठीक है. x बच्चों क्या होगा? x होगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. y बच्चों क्या होगा? उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अलोंग y एक्सिस. और z बच्चों क्या होगा? अब z थ्री डायमेंशन में बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ठीक है. अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई इस तरह से ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी और ये z एक्सिस होगी. ठीक है. अगर तो बच्चों मेरा कोई पॉइंट बोर्ड के ऊपर है, तो अगर सपोज मेरा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो मेरा ये वैल्यू क्या होगी बच्चों? x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू, और ये बोर्ड के ऊपर है तो इसका मतलब z हमारा क्या है? 0 है. ठीक है. अगर मैं पॉइंट यहाँ पे रख लूँ आगे, तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर गिराएंगे यहाँ पे इस तरह से, और इसका तीनों एक्सिस के ऊपर इस तरह से हम शैडो फॉल करेंगे. तो इस पॉइंट का ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, और ये वाला पॉइंट बोर्ड से कितना दूर है बच्चों? दिस वन. दिस डिस्टेंस इज व्हाट? दिस इज द z. क्लियर? तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है. कौन सा? थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. इट इज जस्ट the extension of टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है. जैसे टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों हमें x एंड y चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? x, y एंड z चाहिए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्लियर? तो इसके बाद बच्चों हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. इस चीज़ की बच्चों आपके सिलेबस में इतनी कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, क्योंकि ये हायर क्लासेस में आता है. तो हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं. फर्स्ट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों क्या चीज़ है? वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके साथ एक क्लॉक भी लगा हुआ है और जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हमने बोल दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस. वो दो तरह के हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों वो हैं इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड्स गुड. ठीक है. जिसमें बच्चों न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और नॉन इनर्शियल क्या हुआ? इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डज नॉट होल्ड गुड is called as नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. अगर बच्चों उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन्स लॉ ओबे कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और अगर उसके लिए जो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओबे नहीं कर रहा, तो उसको बच्चों हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. एक मैं इसके लिए आपको डिफिनीशन और बताता हूँ. ठीक है. हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चों, इनर्शियल हो चाहे नॉन इनर्शियल हो,
वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो अटैच हम करेंगे। जैसे सपोज हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन की हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो किसके साथ लग जाएगा, जो ऑब्जर्वर है। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्रेन की मोशन को, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे साथ लग जाएगा। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन भी कौन सी होगी, जो मोशन हमारी है बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी, दो स्टूडेंट ए एंड बी ट्रेन में जा रहे हैं, ए स्टूडेंट बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किसके साथ लग जाएगा, स्टूडेंट नंबर ए के साथ लग जाएगा। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन होगी वो किसके वाली होगी, जो स्टूडेंट नंबर ए की मोशन है, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंपल आपको डेफिनेशन और बताऊं, इफ frame of a reference is non-accelerated, then it is called as inertial frame. But if frame of a reference is accelerated, then it is called non-inertial frame of रेफरेंस, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया बच्चों, दो डेफिनेशन लिख दी। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होगा इन विच इज नॉन एक्सेलरेटेड। नॉन एक्सेलरेटेड मतलब उस केस में जो हमारी एक्सेलरेशन है बच्चों वो कितनी है, 0 है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों क्या होगा, दैट इज एक्सेलरेटेड, मतलब उस केस में बच्चों हमारी एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। हमने क्या किया बच्चों, हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्वर के साथ अटैच कर दिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज व्हाट, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच्ड विद एन ऑब्जर्वर, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट या जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन ले रहा है, फॉर एग्जांपल हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन सामने से जा रही है और हम ट्रेन की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर कौन हुआ, हम ऑब्जर्वर हुए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके साथ अटैच हो जाएगा बच्चों, हमारे साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और उस टाइम बच्चों हम खड़े हैं तो हमारी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो एक्सेलरेशन भी बच्चों कितनी होगी, 0 होगी। तो उस टाइम जो फ्रेम है दैट इज अटैच्ड विद अस, दैट इज ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और अगर बच्चों उस जगह पे जब हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए, और अगर हम दौड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं और ट्रेन सामने से जा रही है, और हम मूव भी इस तरह से कर रहे हैं कि हमारी वेलोसिटी सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, या तो हम अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या अपनी वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, तो उस केस में बच्चों एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो किस तरह का होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इसके बारे में आप ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, सो ज़्यादा डिटेल हायर क्लासेस में आएगी, बस आप सिर्फ डेफिनेशन एक बार कर लेना, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखते हैं हम क्या करना है। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, ठीक है। तो मोशन इन 1 डायमेंशन, तो अभी बच्चों हमने देखा अगर हमने किसी चीज़ की मोशन डिस्कस करनी है तो हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था बच्चों, उसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था, प्लस हमारे पास क्या था, एक क्लॉक था, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों हमने किस तरह का लेना है, अब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब हमारे पास 3 चीजें होंगी, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। तो अगर हमने किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन लेनी है, उसकी मोशन स्टडी करनी है, तो हमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए और एक साथ में क्लॉक चाहिए, ठीक है। और मोशन इन 1 डायमेंशनल हम किसको बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in 1 dimensional
motion if only one coordinate out of 3 is changing with respect to time। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, वन डायमेंशनल मोशन हम उसको बोलेंगे, हमने ऑलरेडी बोल दिया मोशन क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम बोलेंगे बच्चों वन मोशन, ठीक है। और हमने बोल दिया मोशन स्टडी करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमें बच्चों एक्स वाई जेड की वैल्यूज चाहिए। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन एक्स वाई जेड की टर्म्स में चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इन द मोशन बोलेंगे, ठीक है। और वन डायमेंशनल मोशन कब बोलेंगे, हमारे पास जैसे 3 चीजें हैं हमारे पास एक्स वाई एंड जेड। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स में से कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है और बाकी के 2 कोऑर्डिनेट उसके क्या है, सेम रह रहे हैं, तो उसकी मोशन बच्चों क्या है, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे सपोज करो दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये बच्चों क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। सपोज हमने जैसे हम छोटे होते ग्राफ बनाते थे, ठीक है, लोअर क्लासेस में 10th में, तो उस तरह से बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह से हमने पॉइंट्स लगा लिए, ठीक है। सपोज हमारा कोई ऑब्जेक्ट है एट 9 AM दैट इज एट द पॉइंट ए, ठीक है, और 9:01 AM पे वो बी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम दैट इज एट द पॉइंट सी, इस तरह से वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर बच्चों वो इस तरह से एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो उसका कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, सिर्फ एक्स वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो ए पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखें तो दिस इज व्हाट 1 0 0, ठीक है, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट 0 है फॉर एक्स एक्सिस और z की वैल्यू भी 0 है फॉर द एक्स एक्सिस। ये कब की बात है बच्चों, 9 AM की बात है, और 9:01 AM पे वो पार्टिकल कहाँ पे शिफ्ट हो गया बच्चों, एट द पॉइंट बी, क्लियर। एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 0 0, क्लियर। इट मीन्स दैट फ्रॉम 9 AM to 9:01 AM its position is changing from point A to point B and only the value of x is changing, y is same, z is same, clear। x changes from 1 to 2, y क्या रहा बच्चों, कांस्टेंट रहा, z क्या रहा बच्चों, कांस्टेंट रहा। तो हमने डेफिनेशन में भी यही लिखा है, an object is said to be in one dimensional motion if only one coordinate out of 3 is changing with respect to time। मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। जब भी हमने मोशन डिस्कस करनी है हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और 3 कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है और बाकी के 2 कोऑर्डिनेट सेम रह रहे हैं, ठीक है। मतलब 1 कोऑर्डिनेट is changing and other 2 coordinates are constant और वो चेंज नहीं हो रहे, क्लियर। देन द मोशन इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और इसमें ये भी नहीं जरूरी कि सिर्फ एक्स वाला ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई वाला भी चेंज हो सकता है, जेड वाला भी चेंज हो सकता है। जो कोऑर्डिनेट चेंज होगा मोशन उस डायरेक्शन में होगी, क्लियर। जैसे अब पहले वो ए पॉइंट पे था, बाद में बी पे चला गया, एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल है क्योंकि 1 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, बट डायरेक्शन कौन सी है, अलोंग एक्स एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है डायरेक्शन वो वाली होगी। नाउ एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, तो मोशन क्या है बच्चों, अलोंग एक्स एक्सिस। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इसमें।
Suppose this is y axis, this is point A, point B, C, ये हमारा है बच्चों 1 2 3, क्लियर। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट पहले पॉइंट ए पे था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या है इस केस में, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, नाउ इट इज ऑन द वाई एक्सिस, ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 0। फॉर द पॉइंट ए द कोऑर्डिनेट्स आर 0 1 0। फॉर द पॉइंट बी नाउ द कोऑर्डिनेट्स आर 0 2 0। सी के लिए बच्चों कोऑर्डिनेट्स हैं 0 3 0। अब क्या हो रहा है बच्चों, एक्स चेंज नहीं कर रहा, वाई जेड चेंज नहीं कर रहा, कौन चेंज हो रहा है, सिर्फ वाई इज चेंजिंग, ओनली वाई चेंजेस, only y changes, but x and z are constant। तो ये मोशन भी बच्चों क्या हुई along y axis, बट वो मोशन क्या है बच्चों, वन डायमेंशनल है, ठीक है। देन द मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। अगर बच्चों दो कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं तो मोशन को हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल। अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं तो मोशन को हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल। तो डेफिनेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम अब लिखते हैं हम डेफिनेशन फॉर द टू डायमेंशनल, ठीक है। मोशन इन टू डायमेंशंस, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन टू डायमेंशनल मोशन इफ, यहाँ पे पहले वन लिखा था, इफ टू कोऑर्डिनेट्स, अब कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, out of 3 is changing with respect to time, clear। so simple है। तो इसकी भी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। this is x y and z, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है। सपोज बच्चों हम पहले यहाँ पे थे ए पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था, ए पॉइंट पे, बाद में यहाँ पे चला गया बी पॉइंट पे। अगर हम बात करें ए पॉइंट की, ए पॉइंट क्या है बच्चों, 1 1 1 1 0, क्योंकि हम बोर्ड के ऊपर हैं तो जेड हमारा बाहर की तरफ है, तो जेड की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 0 होगी। अब बी पॉइंट पे पहुंच गई तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2 0, ठीक है। हम 9 बजे कहाँ पे थे, ए पॉइंट पे, विच इज 1 1 1 0, एंड 9 5 AM पे हम कहाँ चले गए बच्चों, बी पॉइंट पे, एंड दैट इज 3 2 0, क्लियर। अब कौन चेंज हो रहा है बच्चों, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, एंड जेड इज नॉट चेंजिंग। इट मीन्स दैट आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड, 2 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। इट मीन्स दैट एक्स भी चेंज हो गया, वाई भी चेंज हो गया। तो ये मोशन क्या है बच्चों, टू डायमेंशनल है। जैसे वन डायमेंशनल मोशन में अगर कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो मोशन उस डायरेक्शन में थी, अब डायरेक्शन एक नहीं है, अब प्लेन बनेगा, ठीक है। नाउ दिस फॉर्म्स अ प्लेन विच इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अगर टू डायमेंशनल मोशन में बच्चों एक्स एंड वाई चेंज कर रहे हैं तो मोशन किस प्लेन में होगी, एक्स वाई प्लेन में होगी। अगर y और z चेंज कर रहे हैं तो मोशन क्या होगी बच्चों, वाई जेड प्लेन में होगी। मतलब अब प्लेन की बात करेंगे, और अगर x और z चेंज करेंगे तो बच्चों मोशन क्या होगी, एक्स जेड प्लेन में होगी। अगर वन डायमेंशनल है तो डायरेक्शन होगी एक पर्टिकुलर, अगर टू डायमेंशन है तो प्लेन होगा, ठीक है। अब थर्ड बच्चों बात करते हैं फॉर द थ्री डायमेंशनल मोशन, मोशन इन थ्री डायमेंशन। An object is said to be in three-dimensional motion if, ऐसे लिखेंगे, if all the three coordinates are changing with respect to time। अब तीनों कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब
इसकी एग्जांपल बच्चों हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते, बोर्ड पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि बोर्ड हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस। ठीक है, अगर हमारा पहले बच्चों पॉइंट यहाँ पे है तो ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू और ये वाली वैल्यू जेड की वैल्यू होगी। अब यहाँ से पॉइंट मूव करके यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू बच्चों क्या होगी, एक्स की वैल्यू, और ये यहाँ पे है, ये वैल्यू बच्चों क्या क्या होगी, वाई की वैल्यू, और ये बाहर की तरफ जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज जेड वैल्यू। तो अब पॉइंट जब जहाँ पे आया तो जेड की वैल्यू भी चेंज कर रही है, वाई की वैल्यू भी चेंज कर रही है और एक्स की वैल्यू भी चेंज कर रही है। मतलब ऑल द 3 वैल्यूज आर चेंजिंग। अगर तीनों वैल्यूज एक्स वाई जेड तीनों ऑल आर चेंजिंग तो उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन बच्चों क्या होगी, इन स्पेस होगी। जैसे 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग अ लाइन अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, 2 डायमेंशनल मोशन इन अ प्लेन, एंड 3 डायमेंशनल मोशन बच्चों कहाँ पे होगी, इन द स्पेस। ठीक है, कई बार आपसे एग्जांपल्स भी पूछ लेते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन की आप एग्जांपल दो। जैसे ट्रेन है बच्चों, ट्रेन सिर्फ एक सीधी लाइन में जाती है। ठीक है, तो मोशन ऑफ अ ट्रेन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज 1 डायमेंशनल मोशन। अगर आप सड़क पे जा रहे हो, ना इस लेफ्ट राइट हो रहे हो, ना ऊपर नीचे हो रहे हो, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में जाते हो तो आपकी मोशन भी बच्चों क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन है। अगर हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात करें बच्चों, जैसे हमारा पंखा चलता है घर पे, दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर फॉर्म, तो वो मोशन अगर कौन सी होगी, दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अगर हम इस बोर्ड के ऊपर चल रहे हैं या हम धरती के ऊपर चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अगर हम अपने घर में किसी कमरे में से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन बच्चों, जैसे पतंग उड़ रहा है, ठीक है, कोई पंछी जा रहा है आकाश में, दैट इज चेंजिंग एक्स वाई जेड ऑल द डायरेक्शंस। क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज 3 डायमेंशनल मोशन। तो ये बच्चों आप पढ़ना एक बार, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा हमने मोशन कैसे करनी है डिस्कस। तो इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अगर बच्चों आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू।